फिर क्या था 2611 एकदम क्लियरली सुनना ये चीज 2611 जब हुई तो सरकार को फेस करना पड़ा कि यार आपको दिल्ली से एनर्जी भेजने पड़े। टाइम लग गया, बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब सरकार ने कुछ ऐसे इंतजाम किए बॉम्बे जैसी एक वल्नरेबल सिटी में जो शायद लोग एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। मुझे अब वो स्टेशन का नाम नहीं याद है, कुछ मान लेते हैं जैसे शिवाजी टर्मिनल मान लेते हैं। एक लोकल एक जो रेलवे स्टेशन है बॉम्बे के अंदर, उधर सरकार ने मॉडर्न वेपन्स स्टोर कर रखे थे चोरी छुपे इन द सेंस किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि कल अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो तुरंत हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है जिससे हम ये फेस कर सकें और इसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सकें और कहीं ना कहीं एक पीस प्रिवेल करेगा। इस आदमी को पता लग गया। अब इस आदमी ने ये अब कैसे किया, क्यों, वो तो भगवान जाने कैसे लगा हुआ इसको पता लग गया और इसने इसमें एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल में क्या लिखा कि जहां इस फलाने स्टेशन के अंदर ऐसे ऐसे मॉडर्न वेपन्स यूज्ड है, स्टोर्ड हैं, जिसकी जो छत है वो लीक कर रही है और कल शायद अगर ऐसा कोई मौका पड़ेगा कि यूज करना पड़े तो हो सकता है हमारी इतने इंपॉर्टेंट वेपन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, काम करने लायक नहीं होंगे, तो सरकार ऐसे इसे क्यों नहीं ठीक कर रही है, क्यों ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे आर्टिकल पब्लिश हुआ इस आदमी को ओएसए के नीचे प्रोसिक्यूट किया गया। क्यों? सरकार का व्यू पॉइंट, तुमने इस वेपन की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी, कोई अगर इधर हमला करके वेपन ले जाएगा तो तुम रिस्पांसिबल हो इसके, दिस वाज अ सीक्रेट। इस आदमी का व्यू पॉइंट, मैंने तो आपके भले के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए किया कि यहां पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है इसको ठीक करो। अब डिफिकल्ट टू टेक अ स्टैंड हियर, कौन सही कौन गलत। मान लिया डेफिनेटली इस आदमी की गलती है कि मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में कौन छाप देता है यार, मेन और मैकेनिज्म थे चीजों को बताने के लिए। पॉसिबल है उसने कोशिश की हो लेकिन किसी ने सुना ही नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई मीन आई डोंट नो। अब प्रॉब्लम क्या है, कभी ये केस स्टडी आ जाए एथिक्स में ऐसा। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है अल्टीमेटली मोटिव देखा जाता है। इस आदमी का मोटिव जहां तक क्लियरिटी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके इसके वेपन्स के ऊपर हमला बोलना तो नहीं था। अगर ये करना होता तो शायद ये किसी सोशली इलॉजिकल एलिमेंट्स को बताता और शायद ये वैसा ज्यादा होता। अब इस आदमी का मोटिव कुछ शायद बेटर था, लेकिन इसको एक डार्कोनियन एक्ट के नीचे कितने सालों तक पनिश किया गया। अब ये होता है मिसयूज कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सरकार के पास इतने ज्यादा पावर्स हैं कि किसी भी चीज को वो एक ऑफिशियल सीक्रेट डिक्लेयर करके आपको अंदर रख सकती है, एंड दैट बिकम्स प्रॉब्लम। बिकॉज अगर या तो तुम ऑफिशियल और सीक्रेट डिफाइन कर दो और अगर डेफिनेशन नहीं है तो शायद इसे सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तहत ही यूज करो। तो लोग ये डिमांड करते हैं ओएसए हटे, बट यस ओएसए जरूरी है ताकि वो फियर रहे और कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके। बट एट द एंड मिसयूज होने के कारण ये थोड़ा सा ड्रैकोनियन है। इज द क्लियरिटी क्लियर इनफ ऑन ओएसए? सागर लिखते हैं बट आई वोंट कॉल इट एज अ मिसयूज। अब अगेन आई सेड ना, इट्स ऑल ओपन टू डिस्कशंस। ठीक है, और किस चीज को ओएसए को मिसयूज नहीं बोलोगे आप, ऐसा बोलोगे ओएसए का मिसयूज नहीं हो रहा है। तारकनाथ द्विवेदी, अच्छा तारकनाथ होगा, द्वारकानाथ लिख दिया मैंने, सॉरी तारकनाथ है क्या वो, ठीक है सॉरी, ये करेक्ट कर लेना यार, नाम गलत मत लिख देना, तारकनाथ। ओके ओके, तारकनाथ द्विवेदी होंगे, चलो ठीक है, नो इश्यूज। इन दिस केस, हाँ इन दिस केस मुझे नहीं पता सॉल्यूशन यार, आई डोंट नो इस दिस केस में दोनों तरफ के मत बहुत स्ट्रांग है, मैंने बोला आपको पहले ही, मुझे इसका आंसर नहीं पता है कौन सा स्टैंड लिया जा सके इधर, तो थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो गया ये। बट अगेन मैं बताता हूं, एक आईएएस ऑफिसर, एक बंदा था, ये देखो मिसयूज कैसे होता है। एक बंदा अपने आप को आईएएस ऑफिसर, ये केस न्यूज़पेपर में भी बहुत दिन तक चला था। वन पर्टिकुलर पर्सन हु वाज नॉट एन आईएएस ऑफिसर प्रिटेंडेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर एंड आई थिंक रफली ही स्टेड इन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर 1 मंथ और 3 मंथ्स, मुझे फैक्ट क्लियर नहीं है फिलहाल। और उस आदमी को ओएसए के नीचे एक प्रोसिक्यूट किया गया, ओएसए के नीचे प्रोसिक्यूट किया गया कि यार तुम आईएएस ऑफिसर भी नहीं हो, तुम इधर कैसे रहे। अब सरकार का आई मीन लॉजिक क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज़ एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती ओएसए के नीचे, वही सीधी सी बात। पर सरकार का शायद ये लॉजिक हो सकता है कि यार यहाँ पे हमारे स्टील फ्रेम्स आईएएस ऑफिसर्स या वुड बी या कुछ चीजें हैं जो सिखाई जाती है जो बाहर नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो कर सकते हो आप इसके अंदर। आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती है, ऐसा एकेडमी में कौन सा सीक्रेट दे रहे हो यार तुम। एकेडमी में ऐसा कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट चल रहा है कि आईएएस कैडर, मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है यार ये। मतलब क्या आपका सीक्रेट इतना ज्यादा फैला हुआ है कि एक कैडर जो आज एंट्री मार रहा है, आईएएस ऑफिसर 21 साल का कोई लड़का है लड़की, उसको अपने ऑफिशियल सीक्रेट थमा दिया, 5 दिन के बाद वही रिजाइन करके चला गया और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या करोगे आप। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था। अगर यही चीज किसी न्यूक्लियर प्लांट में हुई होती तो यस सीरियस ऑफेंस, तो वो दिक्कत है। दाक्षी पूछ रही है कैन एनीवन एंटर लबासना, आई ट्राइड एंटरिंग वंस थ्रू लॉजिकल ग्राउंड्स बट मुझे गेट के अंदर भी एंट्री नहीं मिली भाई। तो इसीलिए मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता था जो आदमी रहा था 2-3 महीने जो भी था, उसको डायरेक्टली आईएएस अपॉइंट कर लेना चाहिए लेटर से। मतलब कितना बड़ा चकमा देके वो 1.5-2 महीने तक रह गया कैडर के साथ, तुम्हें पता नहीं चला, या तो बाकी सारे कैडर को निकाल के बाहर फेंको, दे डू नॉट हैव द राइट आईक्यू, या फिर इसको आईएएस डेफिनेटली बनाओ, बिकॉज़ एट द एंड हमें ऐसे डिप्लोमेट चाहिए सोसाइटी में। अब ये दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, ध्यान से रखना, बट एट द एंड कहीं ना कहीं पॉइंट तो लॉजिक है इधर। मतलब वो आदमी मेरे को एंट्री नहीं दी थी लिटरली, गेट के अंदर भी नहीं जाने देंगे आपको, और ये आदमी कैसे रह गया यार। एक कहीं ना कहीं कुछ कैपेबिलिटी तो रही होगी इस आदमी के पास, ऐसे ही तो चाहिए ना आईएएस ऑफिसर, किताबी के लिए किसको चाहिए। एट द एंड जब इंडिया पाकिस्तान की बहस हो रही होगी यूएन के अंदर, आप डॉक्यूमेंट थोड़ी रेफर करोगे या टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी ना यूज करोगे, आप तो नहीं कर पाओगे शायद, या मैं भी नहीं कर पाता। बट दैट वाज वेरी गुड। अब वो क्यों कैसे डिबेट है, मिसयूज हुआ है ये, शौरी कमेटी भी मानती है जो गवर्नमेंट अधीन बनाई गई। अब गाइस ऑन अ शॉर्ट नोट फटाफट आरटीए को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे, जितना पॉसिबल आरटीए में था मैंने सब कवर किया है, चाहे वो ओएसए हो, विजिल ब्लोअर्स हो, चाहे और कंट्रोवर्सीज हो, आरटीए की प्रोविजंस हो। अब इसको समराइज करने के लिए कुछ चीजें देख लेते हैं। आरटीए के अंदर इश्यूज क्या क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। पहला इशू रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, अगर आप डेटा को ही रिकॉर्ड नहीं रखोगे, उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आरटीए जब लगेगा तो शायद इसकी 30 डेज की प्रोविजन स्टिक नहीं कर पाओगे। फटाफट पूछूंगा, इज दिस पॉइंट क्लियर। रिकॉर्ड तो डेटा होना चाहिए मैनेज करने के लिए, वही नहीं करोगे तो आरटीए फॉल कर जाए। जैसे बिहार गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था मैंने। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग के लिए एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जिनका नाम है शैलेश गांधी। एक परसेंटेज ऑफ फैक्ट है, मैं बता दे रहा हूं फैक्ट क्या बोला था इन्होंने। हाँ, शैलेश गांधी बोलते हैं 80% ऑफ पीआईओस एंड 80% दैट्स इट। 80% जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, अब मैं एक बंदे से हैंड रेज करके आंसर मांगूंगा प्लीज। शैलेश गांधी खुद सीआईसी रह चुके हैं, तो इसका इस बंदे का फैक्ट तो ऑथेंटिक होगा, बिकॉज़ ये सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल रहा है आपका एक्स। अब ऑब्वियसली ये बोल रहे हैं 80% जो पीआईओ है उन्हें बेसिक नॉलेज आरटीआई का नहीं है। अब कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर लो, प्रभाकर, सानिया सिंह, मेरी आवाज आ रही है? ओके, शैलेश गांधी जो सीआईसी है, इन्होंने बोला 80% पीआईओस के पास बेसिक नॉलेज नहीं आरटीआई का। तो अगर एक पीआईओ जो फर्स्ट ब्यूरोक्रेसी है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन के लिए, राइट, इसको अगर आरटीआई का आईडिया नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा ना एक्ट, राइट। अब जो मैं बोल रहा हूं वो इसको जरूर ध्यान में रख लेना। एक पीआईओ का अगर बेसिक नॉलेज नहीं है आरटीआई का,
अगर ये आइडिया नहीं है इस आदमी को कि लॉ में क्या है क्या नहीं है, ध्यान से समझना, लोगों के लिए शायद 30 डे का टाइमलाइन ही वायलेट होगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खतरा देश के लिए है वो आदमी, स्टेट के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है ये आदमी। दिमाग में एकदम फिट करना, दिस पर्सन इज अ नेशनल थ्रेट। क्यों? पता चला कोई एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन इसको पूछी गई है, इसने एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन थमा दी, कॉल कर जाएगा। समझ में आया? आपने शायद उसे कनेक्ट नहीं किया होगा सेक्शन 8 से, आपने इसकी तरफ देखा होगा सिर्फ। दिस पर्सन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब इसे सेक्शन 8 पता ही नहीं होगा, पता चला कोई इंफॉर्मेशन आई और अगर इसके पास अवेलेबल है, इसने थमा दी ये लो इंफॉर्मेशन, ये नेशनल थ्रेट बन सकता है। Therefore, just RTI की application या implementation valid नहीं होती है, but at the same time, this person can put the entire country in the national threat zone or perceptions, as he may supply the exempted information which can create security issues or which can hamper the well-being of the country. Everybody clear? इन्हें शैलेश गांधी का एक और फैक्ट है, फैक्ट ये है 60% of information commissioners and 87% of CIC, 87% of CIC, पहले शैलेश गांधी ने बोला 80% पीआईओ को ज्ञान ही नहीं है, ये बड़ा डेंजर है, इसलिए आरटीआई से अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर यही शैलेश गांधी जो सीआईसी थे, इन्होंने बोला कि 60% इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है और 87%, 87% चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये स्पिरिट के लिए ठीक नहीं, आरटीआई के लिए ठीक नहीं है। क्यों? बिकॉज़ जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसने पूरा का पूरा जीवन सीक्रेसी में निकाला होगा, और सडनली उसे जब एक बॉडी या एक एक्ट जो ट्रांसपेरेंसी डिमांड करता है उसका हेड बना देते हो, तो उनका वर्क कल्चर शायद वो सफिशिएंट नहीं है। जिसका एग्जांपल पता चलता है, शैलेश गांधी खुद एक सोशल सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेट नहीं थे, और तभी शायद इनमें इतना गट्स आया कि ये चीजें आपको बताई। इससे पहले तो सीआईसी ने किसी ने नहीं बताया आपको। क्लियरली शोस कि शायद इनके हेड को हमेशा सिविल सर्वेंट्स नहीं बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ एमिनेंट पर्संस जो है उनको अपॉइंट करना भी जरूरी है इधर, ताकि ये स्पिरिट हमेशा जिंदा रहे, स्पिरिट हमेशा राइट रहे। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 3 स्टेट्स को छोड़ के कोई फॉलो नहीं करता इस चीज को, तो ये प्रोविजन आज भी एक डोरमेंट प्रोविजन है इंडिया के अंदर। 2019 अमेंडमेंट एक्ट से आपको वीकनेस पता चल गई, क्या चैलेंज है? टेन्योर। अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सीआईसी होने लगेगा इधर से, यहां से सीआईसी की पूरी पोजीशन जो है पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगी, और शायद चांसेस है आगे जाके और वीक हो जाएगा। जो बोला गया पेपर टाइगर्स, सेकंड एआरसी ने सीआईसी को बोला है, आरटीआई के ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट है सेकंड एआरसी की, सेकंड एआरसी ने सीआईसी को बोला पेपर टाइगर्स, और अब तो शायद टाइगर भी नहीं बचेगा जो अमेंडमेंट हुआ है। हाई रिजेक्शन रेट, मैंने कल बताया था, ये न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है, एमएचए के अंदर 92% रिजेक्शन रेट है, मतलब 100 में से 92 एप्लीकेशन आरटीआई रिजेक्ट हो जाती है इधर, और अगर आप लोग इतना रिजेक्ट करोगे चीजों को तो फिर आरटीआई की तो स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी। थ्रेट टू लाइफ ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, ये भी कंट्रोवर्सी में आपने देखा है, विजिल ब्लोअर एक्ट कितना वीक है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस, कई बार होता ये है कि आप फाइन लगा तो देते हो लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाते हो, सो मेनी टाइम्स द फाइन इज इंप्लीमेंटेड बट इट इज नॉट कलेक्टेड बिकॉज़ ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। दीस आर सम ऑफ द इश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन आरटीआई एक्ट। कल अगर पूछा जाए कि आरटीआई के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्यों अभी भी ये उतना एम्पावरमेंट नहीं ला पाया, ये इश्यूज लिखने हैं आपको, और सारे के सारे प्योर इश्यूज हैं, नो डिबेट्स, नो कहानीज, नो स्टोरीज एंड कथास, ऑल फैक्ट बेस्ड, जो मैंने सबके सब पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं किसी ना किसी पार्ट ऑफ आरटीआई में। एवरीबॉडी क्लियर? वे इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसके अंदर मेरा सिंपल सा सजेशन है, जितने चैलेंजेस आपने लिखे हैं रिवर्स कर देना। क्या चैलेंजेस? जैसे बता दे रहा हूं आपको, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सुधारनी पड़ेगी, आज आप इधर ऑनलाइन और ई गवर्नेंस यूज कर सकते हो, सिविल सर्वेंट्स की जगह कहीं ना कहीं एमिनेंट पर्सनालिटीज को अपॉइंट करो, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि इंप्लीमेंटेशन राइट स्पिरिट से हो सके, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर शुड बी अ नॉर्म, इसको सीरियसली इंप्लीमेंट करो। 2019 अमेंडमेंट जो है दैट इज नॉट ट्रू टू द स्पिरिट, द गवर्नमेंट शुड हैव अ रीलुक टुवर्ड्स इट। हाई रिजेक्शन रेट, रिजेक्शन शुड बी एन एक्सेप्शन, रिजेक्शन शुड नॉट बी लार्जली नॉन प्रेजेंट इन एनी डिपार्टमेंट। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस को खत्म करनी पड़ेगी, अगर फाइन लगा है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा और उसे कलेक्ट करो ताकि एक फियर डेवलप हो। और थ्रेट टू लाइफ के लिए विजिल ब्लोअर्स को बिना एडुकेट प्रोटेक्शन दिए हुए शायद आरटीआई आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा वीक पड़ेगा ना कि स्ट्रांग पड़ेगा। ठीक है, बस साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बट इधर मैंने एक और सजेशन लिखा है जो दिया गया है सेकंड एआरसी के द्वारा। इन्होंने बोला कंपलसरी और बहुत 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 अच्छा सॉल्यूशन है। कोई एक बंदा जो अच्छे से थोड़ा सा फटाफट बोल सके, प्लीज एक बंदा कोई भी हैंड रेज कर लो गाइस। तरुण, तरुण, गुड इवनिंग तरुण, इज माय वॉइस परफेक्टली क्लियर? यस सर। ठीक है तरुण, मैं सबसे पहला चीज आपसे पूछ रहा हूं वो है ये कि आप कहां पे रहते हो? ध्यान से सुनना सब कोई, बहुत सॉलिड सजेशन। बिहार? यस सर। ओके, आपके कोई बड़े भाई बड़ी बहन या कोई है सिबलिंग्स? यस सर। अगर वो मैरिड है तो उनके बच्चे या आसपास के पड़ोस के बच्चे देखे हैं छोटी स्कूल में जो है? अब मुझे एक बात बताओ कि उनका कोई स्कूल प्रोजेक्ट लेते हुए देखे, उनका स्कूल प्रोजेक्ट ले जाते हुए? मैं बताता हूं, दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, मेरा जो पड़ोसी है उनका बेटा एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट लेके जा रहा था। पता प्रोजेक्ट में क्या लेके जा रहा था तरुण? गांव का मॉडल बना के रखा था उसने। कुछ बच्चे उधर कंचे खेल रहे थे, कुछ एक बुलक कार्ट लगाई हुई थी, कुछ झोपड़ी टाइप की सी बनाई हुई थी। आई मीन हम उस टाइम पे पहुंच गए हैं जब सिटीज के बच्चों को ये भी नहीं पता गांव दिखता कैसे है, स्कूल में प्रोजेक्ट देना पड़ रहा है ताकि तुम्हें पता चले गांव कैसा दिखता है। इमेजिन, छोटी-छोटी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएगी समाज की चीजें, तो गांव का प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है। मैं पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था यार। अब जो सेकंड एआरसी का सजेशन है वो ये है, मैं थोड़ा सा उसको और ऐड करूंगा। सेकंड एआरसी बोलता है कि आरटीआई को स्कूल सिलेबस का पार्ट बनाओ ताकि लोग उसके बारे में पढ़े। समझ में आया कि बच्चों को आरटीआई के बारे में पढ़ाओ, 9th 10th 11th 12th जब आ जाए, जब वो समझदार हो रहे हैं, उन्हें आरटीआई का ज्ञान दो आप। लेकिन इसको यहां छोड़ना मत। सेकंड एआरसी के बाद में अगर कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्शन देता हूं। आपको नहीं लगता कि स्कूल के अंदर कंपलसरीली जो समर हॉलिडेज या विंटर हॉलिडेज होती है, उधर हर बच्चे को एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट मिलना चाहिए कि आप आरटीआई अप्लाई करो और बताओ कि क्या प्रोसीजर था, पूरा प्रोजेक्ट लिखो, क्या प्रोसीजर था, क्या किया आपने, कैसे गए, कौन से दिन गए, क्या हुआ, क्या रिएक्शन था, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। इससे प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। लेकिन अब होता क्या है, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन ये उठेगा, अगर कोई काउंटर है तो सर बच्चा कैसे करेगा? अभी आपके स्कूल के जो किड्स होते हैं उनका प्रोजेक्ट कौन बनाता है? राइट? तो जब आरटीआई का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोगे तो कौन करेगा आरटीआई अप्लाई? पेरेंट्स करेंगे। तो आपने बच्चे को प्रोजेक्ट देके पेरेंट्स को अवेयरनेस तो दे दी ना आरटीआई की? बच्चों को भी दे दी। अब हुआ क्या कि जो लोग आरटीआई को जानते नहीं थे अब उन्हें अप्लाई करना पड़ रहा है, बिकॉज़ आज आप आरटीआई अप्लाई नहीं करोगे लेकिन आपके बच्चे के मार्क्स अगर आरटीआई पे है तो आप जाके अप्लाई करोगे। अब एक बार पेरेंट्स ने जब आरटीआई अप्लाई की और एक बार उसका रिप्लाई आ गया तो क्या वो पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होंगे? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, अरे ये भी इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं, अरे ये भी इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं। इमेजिन करो आरटीआई मूवमेंट बन जाएगा इंडिया में। छोटा सा प्रॉब्लम है यार, छोटी सी चीज को मॉडिफाई कर दो, सॉल्यूशन आ गया। सिर्फ सिलेबस तक क्यों रखना यार? क्यों तुम पढ़ाई 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 पे ध्यान दे रहे हो?
एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दो ना, साल भर के अंदर पूरा इंडिया आरटीआई लगाने लगेगा। लेकिन करने वाला चाहिए, सोचने वाला चाहिए। बस लाइफ में मलाल एक ही रहा कि एक दिन वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली 1 साल चलाने के लिए। अगर औकात हो और दम हो और कैपेसिटी हो तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देश नहीं बदल सकता, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के हालात तो कंप्लीटली बदल सकता है। दम होना चाहिए सिर्फ, सोच होनी चाहिए वो करने की। पहले सजेशन में लिखना 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा एग्जामिनर यहाँ पे तुम्हें। ये एकदम प्रैक्टिकल आदमी है। क्यों? पहले दिन मैंने गवर्नेंस क्लास में क्या बोला था? एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से लिखना, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे चल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें उस कुर्सी पे बैठ के सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स पे ड्वेल नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए। और ये लिखना कि अगर इट इज नॉट ओनली मेड अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट इवन द प्रोजेक्ट्स आर कंपल्सरीली मेड ऑन आरटीआई। और आरटीआई क्यों? कुछ और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे दो ना जो सच में वो कुछ सीखे यार। गांव का मॉडल वो आज YouTube पे देख सकता है। आप क्यों ना स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दो जहां पे बच्चे की शिक्षा के साथ-साथ पेरेंट्स की भी शिक्षा हो जाए, अगर वो नहीं उस चीज को जानते हैं तो। बिकॉज़ एक मुहिम लानी है चेंज की, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है चेंज की। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर हियर गाइस। कि दिस बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे, पेरेंट्स की और जागरूकता बढ़ेगी और पेरेंट्स शायद आगे और यूज करेंगे उस चीज को यार। शायद आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। नहीं दैट्स गुड, बहुत बहुत कम लोग करते हैं यार। प्रॉब्लम ये है बिकॉज़ इस आरटीआई को अगर तुमने एक मूवमेंट बना दिया ना, तो आरटीआई अपने आप में कैपेसिटी रखता है करप्शन को खत्म करने की। लेकिन ये मूवमेंट बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ छोटे-छोटे ट्विक्स है। कोई बहुत बड़ा मेंटालिटी नहीं चेंज करना लाइफ में। ये छोटे ट्विक्स करो, लाइफ के अंदर यूपीएससी की तैयारी भी जबरदस्त हो जाएगी, लाइफ के अंदर सॉर्टेड आउट भी रहोगे, कैरेक्टर भी इंटैक्ट रहेगा। और सेकंड आपने जो बोला था कि स्टेट पीसीएस सर्विसेज जो होते हैं उनको बेंड करने के लिए बोले तो वो लाई डाउन कर जाते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा जीवन में। सो जो आपने पूछा था ना किसी ने मुझे कि स्टेट पीसीएस क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। सेकंड का स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया था। मे बी या दैट वाज माय क्लैरिटी। देना तो यूपीएससी नहीं तो नहीं देना। बट दीस आर सम ऑफ द वेज जहां से आप आरटीआई शायद थोड़ा और बेहतर कर सकते हो। अच्छा ये मेरा एक शो वाला क्लास का है। चलो थैंक यू गाइस, दिस वाज इट आरटीआई टुडे। नेक्स्ट आई स्टार्ट विद सिविल सर्विसेज। और वादा है मेरा आरटीआई अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो सिविल सर्विसेज के अंदर ये ऊपर वाला टॉप जो है ब्लू कर जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज है सिविल सर्विसेज के अंदर। सो प्लीज आई सी यू ऑन मंडे एंड सिविल सर्विसेज वाले पार्ट को थोड़ा सीरियसली लेंगे, आगे भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। The only reason I find that you are not an IS sir, that is the world couldn't have produced a better teacher. Oh come on man, Jimin, this is too much. You are more than an IS. It's an absolute pleasure having you teaching us. So thank you, and thank you guys for listening to me. That is also important because तुम 2.5 घंटे इधर बैठते हो मेरे लिए, वो भी एक अचीवमेंट है गाइस। ठीक है, so thank you so much for this such a wonderful gratitude which you are showing. I really appreciate that and I believe in giving gratitude in life. क्योंकि लाइफ में जिसके पास gratitude होता है उसके पास सब कुछ होता है दोस्त। If you lose money, you lose nothing. If you lose health, you lose something. If you lose character, you lose everything. So I'll see you on Monday. Thank you.